हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और फिज़िक्स टीचर एंड आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेटा जब भी नेचर ऑफ लाइट की बात होती है तो हमें लाइट की कुछ सोर्सेज नज़र आती हैं, जिसमें सबसे आम सोर्स जो हर बंदा जानता है वो क्या है बेटा? सन। ओके, सो नेचर ऑफ लाइट का मतलब लाइट की नेचर कैसी है आज हम सब जानते हैं। डुअल नेचर। सर ये कोई बताने वाली बात नहीं। तो डुअल नेचर को समझ लो पहले। डुअल नेचर है क्या? डुअल नेचर बेटा, डुअल नेचर कहता है कि लाइट दो तरह की नेचर में ट्रेवल करता है। लाइट कैसा दो नेचर पजेस करता है, कभी पार्टिकल की तरह घूमता है तो कभी वेव की तरह घूमता है। तो लाइट की दो नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो इसको बेसिकली डुअल नेचर कहते हैं। नाउ अब ये डुअल नेचर हमें किसने बताई, ये हम तक कैसे पहुंची? पार्टिकल किसी ने बोला होगा ना, यकीनन वेव किसी ने बोला होगा, तो किसने बोला? तो चलिए इसको देखते हैं। सो बेसिकली हियर वी हैव 4 थ्योरीज। हमें 4 थ्योरीज दी गई। सबसे पहली थ्योरी जो थी वो न्यूटन भाई ने दी। थ्योरी का नाम क्या था? कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। इसने सबसे पहले बोला था कि लाइट कैसी है? पार्टिकल है, पार्टिकल में ट्रेवल करती है, पार्टिकल फॉर्म में होती है। सो इसने पार्टिकल को डिफेंड किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नाम से जाहिर है वेव को इसने किया होगा ना। तो वेव को जब इसने डिफेंड किया तो ये कहता है कि लाइट जो है वेव नेचर में ट्रेवल करती है। इसका मतलब कि इसकी नेचर कैसी? वेव। अब बोलो सर ये तो हो गया डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो बेटा दोनों की बात तो नहीं मानी थी ना। देखो एक ने बोला पार्टिकल, तो उसने ये भी बोला होगा कि वेव नहीं है। तो दूसरे ने बोला वेव है, तो उसने ये भी बोला होगा कि पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ तो हम मान रहे हैं कि ये दोनों नेचर हैं। तो चलिए एक और थ्योरी आती है हमारे पास। उसने इस वेव थ्योरी को मजीद स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। उसने कहा वेव थ्योरी तो है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि लाइट वेव में ट्रेवल करती है, लेकिन कैसी नेचर है इसकी? इस वेव की भी डबल नेचर है। वो कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें दो तरह की वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं और मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो किसने दी? वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है हमारी, जिस पे आज तक स्टडी हो रही है, और इसमें बेतहाशा चीज़ें हैं। हमारे सिलेबस में बेटा कुछ भी नहीं है क्वांटम थ्योरी। तो मैं तो वो डिस्कस करूंगा जो हमारे सिलेबस में, और उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। ओके, सो चलिए देखते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आई न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसने पार्टिकल नेचर को डिफेंड किया। तो इसने कब दी थी बेटा? इसने दी 1675। न्यूटन सजेस्टेड अ थ्योरी हैविंग पोस्टुलेट्स। नंबर 1 पोस्टुलेट क्या था? लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। यहाँ पे ल्यूमिनस बॉडी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ल्यूमिनस बॉडी का मतलब कोई भी लाइट सोर्स है ना। देखो चमकती हुई बॉडी जो रोशनी फेंकती हो, तो कैसी? लाइट सोर्स मान सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास लाइट सोर्सेज हैं कुछ। इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कहता है आगे। इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कि स्मॉल स्मॉल, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की तरीके से लाइट निकलती है। अच्छा, उन पार्टिकल्स का नाम इसने क्या दिया? कार्पस्कल्स। याद रहे ये पार्टिकल्स कैसे हैं बेटा? इन पार्टिकल्स की दो नेचर है। ये पार्टिकल्स क्या है? रिजिड भी हैं और इलास्टिक भी हैं। ये मैं आगे बताऊंगा कि इलास्टिक क्या होते हैं। बेटा इलास्टिक बेसिकली क्या होते हैं कि जो टकराकर जिस एनर्जी से गए थे उसी एनर्जी से वापसी आ रहे हो, या फिर जिस एंगल से गए थे उसी एंगल से आ रहे हो। सो यहाँ पे उसने उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? कार्पस्कल्स। देखो कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स हैं। ये हमारे पास बीच में सोर्स है एक, और आपको पता है कि जब भी अगर कोई इमेज देखना होता है तो हमें पता है आज साइंस कहती है कि लाइट हम आपके पहले रेटिना पे आती है, वहाँ पे टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है और एक इमेज फॉर्म करती है जो कि इन्वर्टेड इमेज होता है, वो अलग बहस है। सो नाउ पार्टिकल्स क्या है बेटा? ये दीज आर द कार्पस्कल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कार्पस्कल्स कैसे बेटा स्ट्रेट स्ट्रेट आ रहे हैं अगर गौर से देखो? तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा? दीज कार्पस्कल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। इसने कहा कि ये कार्पस्कल्स कैसे हैं? हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा अगले पॉइंट से पहले मैंने एक एग्जाम्पल दे दी यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इसको डिफेंड करने के लिए। नाउ वो क्या था कि एक लाइट सोर्स सामने रखी, मैंने यहाँ पे कैंडल रखी और ये कुछ शीट्स रखी हैं। इन शीट्स के दरमियान में मैंने एक बारीक सा होल किया जिसको हम कहते हैं पिन होल। यहाँ पे होल किया तो जब दूसरी साइड से हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या लगता है कि हमें पूरा ये जो आपका पॉइंट सोर्स है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है, ये ल्यूमिनस बॉडी हमें नज़र आ रही थी। ये क्यों दिखाई पड़ी बेटा? ये इसलिए दिखाई पड़ी कि इसमें से कोई ना कोई एक लाइट वेव ऐसी होगी जो यहाँ से, सॉरी लाइट वेव बोल रहा हूँ, अभी तो पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आया होगा आंखों में और वापसी गया भी उसी पॉइंट से। तो बेटा ऐसा तो तभी मुमकिन हो सकता है जब कोई चीज़ स्ट्रेट ट्रेवल करती हो, तभी वो टकरा के और वापसी उसी
बारीक से होल में से वापसी भी आ जाए। तो ये इसका डिफेंड था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम। अब इसने ये बात थोड़ी सी गलत कर दी। देखो बात क्या की इसने, कि इसने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड, लाइट की रफ्तार जैसे ही भारी गाढ़े मीडियम में जाती है तो बढ़ जाती है। यानी कि हल्की जगह से भारी जगह में जब जाएगी लाइट, तो लाइट की स्पीड तेज हो जाएगी, जो कि आज साइंस कहती है गलत है। देखो ना, आपने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, लाइट की स्पीड रिड्यूस हो जाती है डेंसर मीडियम में। तो ये पॉइंट बेटा गलत था। तो यहाँ पे ग्रेटर जो है, इसको चीज़ को याद रखना, ये आगे थ्योरी को समझने में काम आएगा। तो इसने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम। बेटा अगर मैं स्लो जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड को तेज़ कर लेना आप, उसमें ऑप्शन होता है, या इसके अलावा और जो मैं जितने पॉइंट्स लिखते जा रहा हूँ तो उस थ्योरी का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने पास लिख लेना, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखो, ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी, किस तरीके से डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट वेव ट्रेवल करती है। तो बेटा यहाँ पर बैंड हो जाती है। क्यों बैंड हो जाती है? इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जबकि ये कहता है ऐसा नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, जो कि आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, ये इस थ्योरी का हिस्सा है। वो क्या है? ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पेसल्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। देखो कार्पेसल्स का साइज चेंज होगा ना, तो इसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं, ये न्यूटन का कहना था। देखो ये बात उस वक्त तक सही है कि जब तक हम इस कार्पेसल्स को हटाकर वेव ना लिख दें। अगर हम कार्पेसल्स को हटाकर वेव लिख दें ना, तो हमारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी कि ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ वेव्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। आज आप जानते हो कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और ये कलर्स को हमने कोड दिया हुआ है विब गियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, इस तरीके से। ओके, सो ये किसकी वजह से आते हैं? ये डिफरेंट वेव लेंथ की वजह से आते हैं। बेटा इनके वेव लेंथ का साइज छोटा बड़ा होता है, वेव लेंथ छोटी बड़ी होती है, इसकी वजह से डिफरेंट कलर्स आते हैं, जबकि इसने कहा था कार्पेसल्स की वजह से। तो ये पॉइंट भी समवॉट सही है और समवॉट गलत है। सो ये वाला पॉइंट जो थर्ड पॉइंट था, ये तो इसका बिल्कुल गलत हो गया। नाउ इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसने तीनों फिनोमिना हमें समझाए। रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, रिफ्रैक्शन भी जानते हैं, और लाइट कैसे प्रोपगेट करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है, ये हम जान गए हैं। नाउ रिफ्लेक्शन कैसे है बेटा? मैंने आपको बताया था, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये कैसे हैं? इलास्टिक पार्टिकल्स हैं। इलास्टिक का मतलब कैसे? कि जिस एंगल से आए थे और उसी एंगल से जा रहे हैं, या फिर इसके मीनिंग हम ये भी लेते हैं कि जिस एनर्जी से आए थे उसी एनर्जी से जा रहे हैं। सो बेटा ये रिफ्लेक्शन में ही होता है कि जब स्मूथ सरफेस, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लेते हैं, तो इस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, लाइट की रे मूव कर रही होती है, जिसको आप पार्टिकल बोल सकते हो। ओके, सो ये भी इसने डिफाइन किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल 1 साल बाद एक और थ्योरी आ गई जो इसकी बात को गलत साबित करने पे तुल गई थी। वो क्या थी? वो थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो हु सजेस्टेड वेव थ्योरी ऑफ लाइट? किसने दी थी बेटा? इन 1676, 1675 में उसने दी। 1676 में हुजन, जिसको हाइजन भी कहते हैं, सो हुजन सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कहाँ से उठाया बेटा? वेव थ्योरी से हमने उठा लिया। तो पहला पॉइंट बन गया वेव, वहाँ पे कार्पेसल्स, तो कार्पेसल्स लिख दिया था हमने। तो ये कहता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर नहीं है भाई, वेव नेचर है। वेव कैसी बेटा? ट्रांसवर्स वेव, उसको आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लाइट वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। लाइट वेव को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, जो कि आज साइंस कहती है कि नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट गलत हो गया। उसका थर्ड पॉइंट गलत था, इसका सेकंड पॉइंट गलत है। क्या गलत है? कि इसने कहा कि लाइट को मीडियम चाहिए। अब बोला सर ये कैसे कहते हो आप, गलत है। बेटा मैं बताता हूँ आपको, आपकी तरह के होशियार बच्चे कुछ उस ज़माने में भी थे। उन्होंने इनसे सवाल किया कि सर अगर मीडियम रिक्वायर है तो स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं, स्पेस में वैक्यूम है, तो सनलाइट से लाइट यहाँ तक कैसे आती है? अब आप बोलोगे सर वो तो फंस गए होंगे। बेटा वो नहीं फंस सका, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्हीं दिनों एक थ्योरी चल रही थी विच इज इथर थ्योरी। उसने वो थ्योरी कहती थी कि स्पेस में एक मीडियम है, उस मीडियम को हम कहते हैं इथर। ये केमिकल वाला इथर नहीं है, डिफरेंट है। सो उसको कहते हैं हम इथर। तो इसने भी डिफाइंड हो गया कि भाई इथर है स्पेस में, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लाइट को मीडियम चाहिए, जो कि आज गलत है। स्पेस क्या है? वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ ये थर्ड पॉइंट कार्पेस्क्यूलर, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसको सही कर दिया इसने थर्ड पॉइंट को,
और अपने थर्ड पॉइंट में क्या दिया उसने, इसने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज लेस देन, वहां पे क्या था, ग्रेटर देन, इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम। सो लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में क्या होगी बेटा, कम होगी। जब रेयर मीडियम, हल्की मीडियम से आएगी भारी मीडियम में, तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, उसको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। चलिए अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो एक बात तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, देखो ही फेल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन। जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन कर लिया था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर था। और पार्टिकल नेचर जब भी कोई चीज़ होती है बेटा, बॉल मारो दीवार पे तो बाउंस बैक होगी ना, तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। और रिफ्रैक्शन और प्रोपगेशन ऑफ लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है पार्टिकल। इसने पार्टिकल की बात ही नहीं करी, इसने वेव की बात की। सो इसने क्या काम किया, इसने एक और चीज़ समझाई हमें, बट ही सक्सीड टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ये फर्स्ट ईयर का बच्चा जानता है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स आपस में लड़ जाती हैं और लड़ने के बाद या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, या तो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बनाती हैं। और डायफ्रैक्शन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये बेसिकली इसका कंक्लूजन था। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। इसने क्या किया, इसने ये जो आपका 1675 में जो थ्योरी पेश की थी, उसके 200 साल बाद और 2 साल कम, 200 में 2 साल कम बाद उसने एक थ्योरी दी। वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन 1873 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। याद रहे ये वही मैक्सवेल है कि जिसने राइट हैंड रूल दिया था हमें। क्या दिया था कि अगर आपका एक जो आपकी फिंगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बताती है, तो अंगूठा बताएगा करंट की डायरेक्शन को। तो ये मैक्सवेल ही था जिसने बताया था। सो इसने ये थ्योरी भी दी थी इन 1873। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सजेस्टेड दैट लाइट आर लिख दिया बेटा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो मैंने पहला पॉइंट कहाँ से उठाया, थ्योरी में से ही। सो हमें यहीं से उठाना है, घबराना नहीं, याद नहीं करना। नाउ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो तरह की नेचर रखता है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। कैसे बेटा, इसने ये दिया हमें ना, इसने कहा देखो ये हमारे पास एक प्लेन है और यहाँ पे इसने एक वाई प्लेन और समझो एक्स प्लेन या जेड प्लेन बोल दो, जो मर्जी है। सो इसने कहा इनका प्रोपगेशन कैसे होता है बेटा, लाइट वेव का प्रोपगेशन, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या जो भी मान लो बेटा, वाइस वर्सा मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसको ये आगे बताता है। तो इस डायग्राम को अपने जहन में याद रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जल्दी से देखते हैं आगे। कहता है लाइट वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। सो इससे पिछली वाली थ्योरी क्या थी बेटा, वेव थ्योरी। इसने इस बात को सही कर दिया। सो याद रहे न्यूटन के थर्ड पॉइंट को सेकंड थ्योरी ने सही किया थर्ड पॉइंट में, और वेव के सेकंड पॉइंट को थर्ड थ्योरी ने सही कर दिया सेकंड पॉइंट में। नाउ पॉइंट क्या है, लाइट वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन, जो कि आज जानते हैं कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, तभी तो सनलाइट आ जाती है वैक्यूम से, स्पेस से। ओके, नाउ अब क्या कहता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। आप देख रहे हो ये थ्योरी करेक्ट होती जा रही है, और इन द एंड आपको पता लगेगा कि लाइट की डुअल नेचर है, कौन सी, पार्टिकल भी है और वेव भी है, भाई दोनों की बात मानो। सो अभी इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये कहाँ से, नाम से जाहिर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, बोथ दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ईच अदर के मैंने कलर्स क्यों चेंज किए हैं, देखो ये डायग्राम, यहाँ पे ईच को मान लो मैग्नेटिक, अदर को मान लो इलेक्ट्रिक। तो बेटा ब्लू और आप पिंक को देखो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है दोनों का। तो जब परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर हैं, और जैसे ये इसमें जा रही है ना बेटा, इनका प्रोपगेशन भी वैसे ही परपेंडिकुलर है। देखो ना, यहाँ से वेव आई बड़ी और ऐसे ऐसे चल रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ओके, यहाँ पे 90, ये सब 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका प्रोपगेशन भी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है ना। सो बोथ दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बात कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दूसरी बात क्या, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं वेव्स, इनकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है हमेशा प्लेन के। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऊपर करके ऐसे ऐसे करके जाएगा, विच इज़ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये बेटा ट्रांसवर्स नेचर होती है लाइट की। आपको पता है दो तरह की नेचर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और
ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो इसमें से ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो लाइट की वेव्स होती हैं। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ही एक्सप्लेन द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट कैसी है, ट्रांसवर्स नेचर। तो ये वेव्स कौन सी बेटा, ट्रांसवर्सल वेव्स हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरी जो लास्ट थ्योरी हमारे पास, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, वो क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिस पर आज तक स्टडी हो रही है। सो पिछली थ्योरी हमारी मैक्सवेल ने दी थी और अब की थ्योरी हमें मैक्स प्लैंक ने दी है। इन 1905 मैक्स प्लैंक सजेस्टेड अ थ्योरी नेम्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। नाउ ये थ्योरी क्या कहती है, लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स। अब सब ने बोला कि लाइट वेव है, किसी ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी ने बोला लाइट पार्टिकल, इसने नया लेकर, इसने कहा दोनों की बात मानता हूँ और एक नया टर्म निकालता हूँ जिसको बोलता हूँ एनर्जी पैकेट्स, जिसकी बात आज तक दुरुस्त है। सो लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, बंडल्स की फॉर्म में निकलती है, और इन बंडल्स को उसने नाम दिया क्वांटाज या फोटोन्स, या आप उसको फोटोन्स बोलो या क्वांटाज बोलो, जिससे नाम पड़ गया क्वांटम थ्योरी। तो बेटा ये भी यहीं से निकला है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बोलता है द एनर्जी ऑफ दीज फोटोन्स। अब ये दीज क्वांटाज और इन फोटोन्स की एनर्जी जो है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बेटा, एक चीज ज्यादा तो दूसरी ज्यादा, एक कम तो दूसरी भी कम। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, किसकी, इन फोटोन्स की। चलिए देखते हैं। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आमने सामने आना। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख दिया मैंने। तो बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन विच इज लाइक अल्फा, ये जो अल्फा जैसा साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये जब भी हटेगा तो दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, एक आता है इक्वल्स टू और एक आता है कांस्टेंट। सो हमारे पास आ गया इक्वल्स टू और कांस्टेंट। इक्वल्स टू ये रहा और कांस्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लांक ने थ्योरी दी थी तो उसका कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू क्या है, 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। यूनिट याद रखो जूल सेकंड, इसकी वैल्यू आपके कैलकुलेटर में गिवन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, he helped to explain the phenomena of photoelectric effect as well as quantum effect। सो बेटा ये जो क्वांटम इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपके भी समझ में नहीं आएगा, इसको बस याद कर लो बिकॉज ये सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो।